बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक अहम टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ केएमटी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एप्लीकेशंस और उसके जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है या पॉइंट्स है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको जर्मन फिजिस्ट आरजे क्लाउसिस ने एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले इसका जो एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, अहम पॉइंट है, वो ये है कि गैस कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल देखिए, गैस कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल माइन्यूट और फिर तीनी पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं एटम्स कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो याद रखिए, यहां पर मैंने नहीं लिखा कि यार गैस के केएमटी, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है। तो इनविजिबल पार्टिकल, गैस जो है इनविजिबल माइन्यूट पार्टिकल और तिनी पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं और इसको जिगजैग मोशन भी कहते हैं, जिगजैग मोशन भी कहते हैं। ये जिगजैग मोशन में होते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। यहां पर कोलिजन होती है ड्यूरिंग इट्स कोलिजन। ये जब कोलाइड्स होते हैं तो एक मॉलिक्यूल यहां पर है तो एक मॉलिक्यूल इसको यहां पर मार के ये इस साइड पे जाता है, यहां मॉलिक्यूल्स मार के इस साइड पे आ जाता है। तो ये जिगजैग जो है मोशन कर लेता है या रैंडम मोशन में होता है कोलिजन की वजह से। अब हमारे पास ये वाइडली सेपरेट होता है, गैस मॉलिक्यूल आर वाइडली सेपरेटेड। ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं। कितना वाइडली सेपरेट होता है ये याद रखिए। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स का साइज है, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस 400 टाइम यानी 400 टाइम ग्रेटर होता है, यानी वाइडली सेपरेट होता है देन द साइज ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। किसी सिंगल मॉलिक्यूल्स के साइज से इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 400 टाइम ग्रेटर होता है देन द साइज ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। सो दे आर वाइडली सेपरेटेड। इसके बाद यहां पर होता है, ये याद रखिए, इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है कि एनर्जी जो है, ये देखिए, एनर्जी ट्रांसफर होती है। याद रखिए, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट इसका जो नेट काइनेटिक एनर्जी है, नेट काइनेटिक एनर्जी रिमेन द सेम, ये सेम होती है नेट काइनेटिक एनर्जी। सो अब देखिए, सपोज आपके पास है
ये एक वाला मॉलिक्यूल्स है, इसकी जो आपके पास मोमेंटम है mv, ये मोमेंटम, और इसका जो है ये दूसरा मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। ये देखिए कोलिजन से पहले इसका मास 1 सपोज ग्राम है या किलो केजी है, सपोज 1 ग्राम है, माइन्यूट पार्टिकल है, और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इसी तरह से यहां आपके पास मास 1 है और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए इसका जो समेशन है बिफोर द कोलिजन यहां पर आ जाता है 5, इसका मोमेंटम आ जाता है 5 क्या ग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना आता है ग्राम मीटर पर सेकेंड। जब कोलिजन होता है तो ये देखिए ये मॉलिक्यूल जब इसके साथ कोलाइड होता है तो ये अपनी ही एनर्जी इसमें ट्रांसफर करता है और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन ये इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 हो जाती है और मास उस तरह से 1 है, और इसकी वेलोसिटी चूंकि यहां ट्रांसफर हो गई है, ये देखिए ये आपके पास m1v1 और इसी तरह से ये m और ये आपके पास m1 है और ये v1 है। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और मोमेंटम, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम बिफोर द कोलिजन मोमेंटम 5 है, आफ्टर द कोलिजन के बाद अब देखिए ये एनर्जी तो ट्रांसफर कर लेता है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो देखिए होगा क्या, इसकी जो वेलोसिटी है 3, ये 1 और ये 2 हो जाती है और ये 1। तो अब देखिए इसका जो समेशन है वो भी 5 के बराबर है। तो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन द सेम। इस तरह से एनर्जी का जो है याद रखिए एक्सचेंज होता है, ये नहीं है कि एक्सचेंज नहीं होता है। ये अगर एनर्जी लॉस करके इसको देता है तो ये एनर्जी गेन कर लाता है। तो टोटल जो नेट रिजल्ट होता है, जो नेट मोमेंटम होता है, जो नेट वेलोसिटी होती है, जो नेट काइनेटिक एनर्जी होती है, वो रिमेन द सेम होती है। तो इसको हम कहते हैं कि यहां पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलास्टिक कोलिजन होती है। तो अब देखिए नो gravity effect on gaseous molecules, no gravity effect on gaseous molecules पे कोई ग्रेविटी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस, ये देखिए बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस मोशंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जब गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशंस में होते हैं तो यहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। अब देखिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान याद रखिए वहां पर नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन होती है। कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन यहां पर नहीं होती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये आइडियल सिचुएशन में है। अब देखिए आपके पास जो है याद रखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं। तो याद रखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस वो टोटली याद रखिए वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और यहां पर ये एक एमसीक्यूज बनता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है किस पे? ऑप्शन 1 मास ऑफ अ गैस। ये देखिए आपके पास वेलोसिटी ऑफ गैस सी, आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ
आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखिए, आपके पास है ये इट अ कांस्टेंट, ये याद रखिए, इट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है और प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो होगा क्या कि डिफरेंट गैसेस, ये देखिए डिफरेंट गैसेस will have different velocity and masses, but same kinetic energy। ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि इट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मुख्तलिफ गैसेस की वेलोसिटीज तो मुख्तलिफ होती है, उसकी जो मास है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी रिमेन द सेम होती है। सपोज मैं आपके सामने इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा या करने वाला हूं, तो आप देखिए, ये देखिए, ये आपके पास है, सपोज आपके पास क्या है, आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसके बराबर है, हाफ mv², इसके बराबर है। अब देखिए आपके पास है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये किसका है, ये हाइड्रोजन का है। अब देखिए यहां पर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर जो है वो प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो होगा क्या, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां इसका मास ज्यादा है, ये इसका मोलर में मास है वो 44 ग्राम है, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2 ग्राम है। तो यहां पर ये वाला फैक्टर ये ज्यादा है, ये फैक्टर ज्यादा है, हाई है, मैं लिख लेता हूं यहां ये वाला फैक्टर ज्यादा है, जबकि इसकी वेलोसिटी वाला फैक्टर, जिसको हमने ग्राहम लॉ में एक्सप्लेन किया, ये वेलोसिटी वाला फैक्टर या ये वाला टर्म ये जो है कम है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं हाफ पे, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका ये वाला जो टर्म है ये आपके पास कम है, और ये ग्राहम लॉ में हमने बताया कि इसका मोलर मास कम हो तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो इसका ये वाला टर्म ये जो है वो ज्यादा होता है। तो एक टर्म यहां ज्यादा, यहां कम, और यहां पर ये कम ये ज्यादा, इसका मास ज्यादा वेलोसिटी कम, इसका मास कम वेलोसिटी ज्यादा, आप हाफ पे डिवाइड कर दो तो याद रखिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी रिमेन द सेम होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, मास और वेलोसिटी मुख्तलिफ होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो किसकी काइनेटिक एनर्जी सेम ज्यादा होती है। सो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एमसीक्यूज के लिहाज से कि इट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the maximum kinetic energy
इज फॉर ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, या ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तमाम की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए थोड़ा हम और एक्सप्लेन करना चाहते हैं केएमटी ऑफ गैस की जो केएमटी है, ये याद रखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपके पास गैस वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है ये ग्रेटर होता है, बहुत ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? ज्यादा होता है, बहुत वेरी 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 हाई होता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सो देखिए आपके पास ये एक गैस का वॉल्यूम है, ये देखिए ये गैस का वॉल्यूम है, यानी कंटेनर का वॉल्यूम, यानी कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ अ गैस वो कंसीडर किया जाता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, याद रखिए। और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस चूंकि आइडियल सिचुएशन में है, सो ये इतना सा जगह घेरेगा, बहुत ही कम, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो माइन्यूट पार्टिकल है, वो तिनी पार्टिकल है। तो याद रखिए आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस is negligible to the total volume of a container in which gas is enclosed, in which gas is enclosed। so देखिए ये वाला पॉइंट कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस ये तो वाला सा, ये इतना सा जगह घेरता है, तो कंपैरेटिवली इस कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में ये नेग्लिजिबल पोर्शन को ये याद रखिए ये घेरता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जो आपके पास रियल गैस होता है, रियल सिचुएशन होती है, तो यहां पर आपके पास रिजिड बॉल होते हैं, और वो उसको नेग्लेक्ट करना जो है वो नामुनासिब होता है, क्योंकि वो रिजिड बॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा जगह घेर लेता है। सो ये है एप्लीकेशन, क्या नाम है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे वो हमने एक्सप्लेन किए। अब हम जाने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ केएमटी। केएमटी के कुछ एप्लीकेशन है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो केएमटी के एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ केएमटी देखिए, एप्लीकेशन ऑफ केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन है मीन वेलोसिटी किसको कहते हैं? देखिए डिफरेंट gases will have different velocities. Different gases will have different velocity at a
it a constant टेम्परेचर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, लेकिन डिफरेंट गैसेस की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। इट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अब अगर आपके पास सेम मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट गैसेस नहीं है, सेम गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, तो देखे आपके पास अगर सेम gases molecules are travel in a different velocity. So therefore we take mean velocity, हम लेते हैं mean velocity। अब mean velocity किसको कहते हैं? देखिए, अब देखिए, the average velocity of all the gas molecule is called mean velocity। ये इसको हम कहते हैं mean velocity। सपोज आपके पास है mean velocity, ये आपके पास है, हम लिखते हैं कि mean velocity, ये देखिए, velocity 1 plus velocity 2 plus velocity 3 up to velocity n, up to velocity n divided by n। तो अब देखिए, सपोज आपके पास इस वाले कंटेनर के अंदर, ये देखिए, इस वाले कंटेनर के अंदर 100 गैस के मॉलिक्यूल्स है। 100 गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें 50 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वो आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड है। इसमें आपके पास है 20 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो आपके पास है 3 मीटर पर सेकेंड है। और इसमें आपके पास है 30 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो होगा क्या, हम यहां एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसमें क्या सिचुएशन होती है। तो फर्स्ट वन, आपके पास है 50 मॉलिक्यूल्स है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है वो 20 मॉलिक्यूल्स है और उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, प्लस आपके पास जो थर्ड मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी वो 30 मॉलिक्यूल्स है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये देखिए, ये 50 और 20 और 30, तो टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए 100। तो अब देखिए, इसकी मीन वेलोसिटी वो आती है 3.1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी। तो याद रखें, हम यहां पर गैसेस की मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, इट कांस्टेंट टेम्परेचर वो मुख्तलिफ होती है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं मीन वेलोसिटी। तो ये है आपके पास मीन वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन। अब हम एक और एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वो है क्या, देखिए, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मीन वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मीन वेलोसिटी। दूसरा एप्लीकेशन है
स्क्वायर मीन वेलोसिटी, ये लेते हैं स्क्वायर मीन वेलोसिटी। सो देखिए स्क्वायर मीन वेलोसिटी किसको कहते हैं, याद रखिए द एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, या इसको हम ये याद रखें, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी, द एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ all the gases is called mean square velocity। मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखें इस तरह से, ये आपके पास है वेलोसिटी 1 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी 2 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी 3 का स्क्वायर अप टू वेलोसिटी n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो यहां पर हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन, ये सेकंड एप्लीकेशन। अब देखिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम क्यों लेते हैं, देखिए याद रखिए ये आपको कोई नहीं बताएगा कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम क्यों लेते हैं। ये याद रखिए, ये मेरा चैलेंज है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या मतलब है। देखिए वेलोसिटी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी which may be positive और या एंड नेगेटिव, ये नेगेटिव भी होती है। सपोज ये इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है तो ये वेलोसिटी सपोज हम कहते हैं कि पॉजिटिव, अगर ये इस डायरेक्शन में जाए तो ये वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव में है, 2 मीटर पर सेकेंड है और ये नेगेटिव में है, तो अगर हम इसका स्क्वायर ले ले तो ये याद रखिए -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये +2 में रिजल्ट आता है। तो ये याद रखिए, ये हम स्क्वायर इसीलिए लेते हैं टू गेट रिजल्ट इन पॉजिटिव वैल्यू। रिजल्ट को हम पॉजिटिव वैल्यू में लेना चाहता है। किसके रिजल्ट को? ये नेगेटिव वेलोसिटी के रिजल्ट को। तो नेगेटिव वेलोसिटी के रिजल्ट को अगर आप पॉजिटिव में लेना चाहते हो तो यहां उसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसीलिए हम लेते हैं कि ये स्क्वायर अगर आ जाए तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव होती है और नेगेटिव का अगर हम स्क्वायर ले ले तो इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लेते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसलिए हम लेते हैं थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखिए इसकी क्या डिफिनीशन है? कहते हैं कि द रूट ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ
all gases molecule, all gases molecule is called root mean square velocity, root mean square velocity। तो अब देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहां पर। अब देखिए आपके पास है वेलोसिटी 1 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी 2 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन वेलोसिटी m का स्क्वायर, और यहां आप लगाए ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जितने भी है। तो अगर हम यहां पर अगर रूट लगाए तो यहां ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां आपके पास रूट है, यहां रूट लगाने से अब देखिए अंडर रूट, ये रूट की कीमत 1 डिवाइडेड बाय 2 है और यहां पर भी 2, तो ये खत्म। तो ये आपके पास ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसके बराबर है। अब ये रूट हम क्यों लेते हैं, इसकी क्या वजह है, तो ये याद रखे बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम क्यों लेते हैं। देखे अगर आप स्क्वायर वेलोसिटी को लेते हो, स्क्वायर वेलोसिटी, तो इसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट आएगा। लेकिन इसकी यूनिट इस वेलोसिटी को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले तो इस वेलोसिटी का जो अगर हम स्क्वायर रूट ले ले या इसका रूट ले ले तो क्या होगा, तो ये देखिए रूट की वैल्यू जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 2 है और यहां 2, तो 2 के साथ कैंसल, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी बच जाती है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इसीलिए हम लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट ऑफ द एवरेज square velocity of all the gas molecules is called root mean square velocity। तो याद रखिए रूट को इसलिए लेते हैं ताकि इस यूनिट को मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को वो कन्वर्ट कर दे मीटर पर सेकंड में, ये इसके एप्लीकेशंस है। अब हमारे पास है क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखिए आपके पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये देखे 4 नंबर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो देखिए काइनेटिक गैस इक्वेशन याद रखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक इक्वेशन होता है जिसको हम यहां पर तो एक्सप्लेन बीएससी लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू डिराइव द गैस काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख लेता हूं कि वो बराबर होता है PV 1 डिवाइडेड बाय 3mn और यहां पर ये v स्क्वायर के, ये याद रखिए वेलोसिटी है, ये यहां पर ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मास ऑफ अ गैस, ये मास ऑफ गैस है और ये n जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल्स, और ये इसकी क्या है
वेलोसिटी है, स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जबकि ये आपके पास है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस है, ये गैस का प्रेशर है, और ये गैस का वॉल्यूम है, ये गैस का वॉल्यूम है। तो आप इसको लिख के नोट कर ले कि पीवी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी एम एन वी, ये यू स्क्वायर या वी स्क्वायर या यू स्क्वायर, ये वेलोसिटी को शो करता है। लिख लिया है, ओके। हम मिटाना चाहते हैं, मिटा देते हैं। तो अब देखिए, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखिए, आपके पास ये एम एन, ये आपके पास है मास है, मास ऑफ अ गैस, ये नंबर ऑफ मोल, तो ये बराबर होता है एक कैपिटल एम के, जिसको हम कहते हैं मोलर मास। इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास हो गया मोलर मास। ये मास ऑफ अ गैस है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आप इससे आपके पास मोलर मास बन जाता है। तो आपके पास है KMT, काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो PV इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, और यहां आपके पास है MN और ये U स्क्वायर यानी वेलोसिटी है। अब देखिए, मैं इसकी जगह क्या लेना चाहता हूं, इसकी जगह लेना चाहता हूं M, ये मोलर मास, ये दोनों मोलर मास के हैं। ये मास है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो मास ऑफ अ गैस इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इससे मोलर मास बनता है। तो ये आपके पास है वेलोसिटी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर यूं करते हैं कि इसको हम 3pv डिवाइडेड बाय ये मोलर मास, और यहां पर आपके पास है v का स्क्वायर। अगर हम यहां पर रूट ले ले, इसको हम रूट में ले ले, तो ये देखिए, ये रूट यहां पर और यहां ये खत्म हो जाता है। तो ये आपके पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये वाला इक्वेशन। और आपको पता है कि जर्नल गैस इक्वेशन में ये RT के बराबर है, nRT, और n को हमने यहां रिमूव किया तो यहां RT के बराबर है। तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये 3 है और यहां PV की जगह RT लगाते हैं, और यहां पर ये इसका मोलर मास है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस तरह से, इस इक्वेशन से हम डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं क्या, ओके, लिख लिया आपने, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस, ये याद रखिए, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन से मुराद है बहस मुबाहिसा करना। किस तरह से, ये याद रखिए, आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन याद रखिए, वो आपके पास बराबर है PV इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3, ये m और यहां पर n, और यहां आपके पास है वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आपके पास मौजूद है। ये यहां से ये आता है, ये आपके पास मौजूद है। अब आपके पास क्या है, आपके पास है जो इक्वेशन है, जर्नल गैस इक्वेशन है। तो जर्नल गैस इक्वेशन वो बराबर होता है PV इक्वल टू क्या, nRT, ये nRT के बराबर है। तो ये इक्वेशन 1
और ये इक्वेशन 2। अब इसमें बहस मुबाहिसा करते हैं, किस लिहाज से कि हम यहां पर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ। तो अब देखिए, अगर हम इस वाले इक्वेशन को, ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन को इस तरह से लिखे कि PV इक्वल टू, ये देखिए 2n डिवाइडेड बाय 3 और यहां लगा है 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहां आपके पास है m और ये वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी अगर आप इसको और इसको काट दो तो वापस ये बनता है। देखिए 2 को 2 से काट दो तो वापस ये बनता है। और इसको अगर हम एक्सटेंड कर दे तो PV इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3 और यह आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सो ये वाला इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? देखिए आपके पास है एक PV काइनेटिक गैस इक्वेशन जो कि आपके पास यहां बराबर हुआ 2n डिवाइडेड बाय 3, ये काइनेटिक एनर्जी के, और ये आपके पास है PV इक्वल टू nRT। तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह से हम यूं भी लिख सकते हैं कि nRT, और ये आपके पास किसके बराबर है? ये आपके पास बराबर है किसके? 2n डिवाइडेड बाय 3 और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सो अब हम यूं इसको इस साइड पे लेके आते हैं, ये n के साथ खत्म होता है। तो जब इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं तो होगा क्या? ये देखिए 3RT डिवाइडेड बाय 2 और ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो अब देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर इसको हम कांस्टेंट को हम हटाए, 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां से पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। तो ये आपके पास है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द गैस। देखिए आपके पास है एक हॉट गैसेस है, हॉट जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, तो यहां से एनर्जी शिफ्ट होती है कूल्ड गैस की तरफ। अब उस वक्त तक ये एनर्जी जो है वो शिफ्टिंग होती है या ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स कूल गैसेस उस वक्त तक जब तक के तमाम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो रिमेन सेम होती है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी सेम हो जाए तो फिर जो है एनर्जी शिफ्टिंग नहीं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यों? यहां से एनर्जी कूल गैस की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा है और इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम है। तो अगर दोनों का टेम्परेचर एक साथ हो जाए, सेम हो जाए, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम होगी, और जब सेम होगी तो फिर शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो अब हम एक और एप्लीकेशन के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिफरेंट गैसेस को हम डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैसेस से, देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैसेस से हम डिफरेंट काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम काइनेटिक
काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं क्या? डिफरेंट गैसेस लॉज, मुख्तलिफ गैसेस लॉ को डिराइव कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, यहां mn और यहां आपके पास है सपोज ये वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, या इससे ये आपके पास PV है, इसको हम यूं लेते हैं कि 2n डिवाइडेड बाय 3, और यहां हम लेते हैं क्या, इसको हम लेते हैं हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये वाला, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अब देखिए PV इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3, और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ। ये इससे हमने डिराइव किया। ये देखिए यहां हमने 2n लगाया, क्यों? अगर इस 2 को इसके साथ खत्म कर दो तो वापस वो इक्वेशन बनता है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी इंटरप्रिटेशन में आपने पढ़ लिया। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर इसको इक्वल लेके आते हो तो K प्राइम T, तो हम इसकी जगह हम लगाते हैं कि PV 2n डिवाइडेड बाय 3, और ये आपके पास K प्राइम, और ये आपके पास क्या है, T की वैल्यू है। सो अब देखिए इस वाली इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं, डिराइव करते हैं। बॉयल्स लॉ, देखिए बॉयल्स लॉ में ये है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अब इसको हम यहां से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहां पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को आपने कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल और मास को कांस्टेंट रखना है। तो अब देखिए क्या होगा, अब आपके पास यहां से क्या आता है। सो देखिए ये आपके पास है PV इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3 K प्राइम T। अब देखिए ये P को हम इस साइड पे लेके आते हैं कि 2n डिवाइडेड बाय 3 P और K प्राइम T। तो अब देखिए ये 2 और 3 ये आपस में कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर इस कांस्टेंट को हम हटा ले तो ये क्या बन जाता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो इसने क्या किया, इसने डिराइव किया बॉयल्स लॉ को। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ जो है वो डिराइव हुआ। अब देखिए काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम चार्ज लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए ये चार्ज लॉ को डिराइव करते हैं किस तरह से, देखिए चार्ल्स लॉ में कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो आप देखिए आपके पास है PV इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3 K प्राइम T। अब होगा क्या, ये आपके पास है V 2n डिवाइडेड बाय 3 K प्राइम और T, और यहां आपने लगाया है P। तो याद रखिए चार्ज लॉ में आपके पास नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट। तो देखिए ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। ये देखिए सो आपके पास क्या बनेगा, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या हो गया, बराबर हुआ। तो ये आपके पास चार्ज लॉ है, तो चार्ज लॉ भी डिराइव हुआ। अब इसके बाद हम इससे एवोगैड्रो लॉ को डिराइव करते हैं। तो देखिए एवोगैड्रो लॉ किस तरह से डिराइव करते हैं। एवोगैड्रो लॉ
उसको, वो ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं वॉल्यूम उतना ही ज्यादा। 1 मोल के लिए 8 STP पे 22.4 होता है। इसमें आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए आपके पास है इक्वेशन, वो वाला इक्वेशन है, वही है कि 2n डिवाइडेड बाय 3p k प्राइम और t। चूंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को आप हटा लो तो ये क्या आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये आपके पास है क्या, एवोगैड्रो लॉ। इस तरह से हम यहां से आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये देखिए डाल्टन लॉ वो पार्शियल प्रेशर वो डिराइव करते हैं। तो अब वो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या है कि PV इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3 और यहां K प्राइम और ये आपके पास है T। तो होगा क्या, देखिए डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें आपके पास टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ये टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो अब देखिए आपके पास अगर हम यहां P है और यहां 2n 3V लगा दे, K प्राइम हो गया और ये आपके पास है T। तो अब देखिए होगा क्या, अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दे, सो P पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अगर आपके पास एक कंटेनर है उसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो उसमें पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो टोटल प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये हमने डिराइव किया डाल्टन लॉ को हमने डिराइव किया क्या, कहां से, काइनेटिक गैस इक्वेशन से। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है और उससे डाल्टन लॉ भी जो है हम डिराइव कर सकते हैं। इस तरह से ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, तो देखिए ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन जो है वो भी डिराइव कर सकते हैं। तो derivation of Graham's law from kinetic gas equation। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन से ग्राहम लॉ को भी हम डिराइव कर सकते हैं। किस तरह से, काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 NN, ये आपके पास है वेलोसिटी स्क्वायर। अब देखिए आपको मैंने बता दिया इससे पहले कि ये आपके पास है मास ऑफ अ गैस, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। तो ये मोलर मास के बराबर है, ये मोलर मास 1 डिवाइडेड बाय 3, ये वेलोसिटी का स्क्वायर, यहां पर PV आता है। सो अब देखिए आपके पास ग्राहम लॉ में हम यहां लगाते हैं कि 3PV और यहां आपके पास है मोलर मास और ये आप देखें ये वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी 1 है और ये मोलर मास 1 है और प्रेशर और वॉल्यूम और 3 ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो ग्राहम लॉ में ये प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सो दिस इज फॉर गैस 1, ये गैस 1 के लिए है। अब 3PV डिवाइडेड बाय M2, ये 2, और दिस इज फॉर व्हाट, वेलोसिटी 2 के लिए। तो ये गैस 2 के लिए, सेकंड गैस के लिए ये है। सो अब देखिए दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को डिवाइड करो बाय इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर दो। तो होगा क्या, जब डिवाइड करोगे सो
3pv डिवाइडेड बाय m1, ये m1, और यहां डिवीजन है तो यहां आएगा 3pv और यहां पर आएगा m2, और यहां आपके पास है ये वेलोसिटी 1 का स्क्वायर और वेलोसिटी 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये 3pv है, यहां m1, और इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, m2 ऊपर चला जाएगा, 3pv नीचे आएगा, और यहां वेलोसिटी 1 का स्क्वायर और वेलोसिटी 2 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ खत्म होता है। अब क्या आएगा, m2 आएगा, m2, ये देखिए m2, और यहां पर आएगा m1। तो अब देखिए वेलोसिटी 1 और यहां वेलोसिटी 2, इसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट। सो देखिए वेलोसिटी ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये याद रखिए। ये वेलोसिटी 1 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ये देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। वेलोसिटी 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 को, जिसको हमने ग्राहम लॉ में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। सो ओके, अल्लाह हाफिज।